वेलकम बैक टू टीवीसी गपशप। और आज का जो टॉपिक है, जो टीवीसी का एक कोर एरिया भी है, वो है मीडिया लिटरेसी एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। आज का जो ज़माना है 2023 में हम जी रहे हैं, और फेक न्यूज़, जो कलोक्वियल टर्म है फेक न्यूज़, वो बहुत प्रचलित है। आए दिन आपके मोबाइल पे ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आता है जो आपको भी पता नहीं कि वो सही है कि गलत है कि नहीं। तो हम आज बात करेंगे बहुत ही जाने माने शख्सियत से, मिस्टर जॉयदीप दासगुप्ता जी, जो फैक्ट चेकर है, गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव के ट्रेनर है। आप पत्रकार भी रह चुके हैं, जी के साथ और सहारा के साथ काम कर चुके हैं, और भी बहुत सारी उपलब्धियां इनकी है। लेकिन हम आज बात करेंगे जर्नलिज्म एंड मीडिया लिटरेसी पे। सो जॉयदीप दा, वेलकम टू आवर शो। एंड सबसे पहला सवाल, एज अ जर्नलिस्ट, यू ऑल्सो हैव बीन अ जर्नलिस्ट, ये जो गिरता स्तर है जर्नलिज्म का, ये जो क्रेडिबिलिटी खो गया है जर्नलिज्म का, ये क्यों हुआ, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। क्रेडिबिलिटी, मुझे जो लगता है कि जर्नलिस्ट इंडिविजुअली कितना क्रेडिबल है वही उसके प्रोफेशन में रिफ्लेक्ट करता है, और साथ ही साथ वो जो प्रैक्टिस करता है। इस तरह से अगर हम इंडिविजुअली एज ए जर्नलिस्ट अगर अपना स्तर गिराते रहे तो इन जनरल पूरा जर्नलिज्म का ही स्तर गिर जाता है। हम सोचते हैं ये कर रहा है गड़बड़, ठीक है, मैं तो सही हूँ, मैं अपने हिसाब से मैं अगर छिपके भी कर लेता हूँ, इससे पैसा ले लेता हूँ, उससे ये कर लेता हूँ, तो स्टोरी चल जाएगी। करेक्ट। लेकिन ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि आपकी इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चालाकी से कोई काम नहीं होता। कुछ भी देखे तो शॉर्ट टर्म हो सकता है आपको बड़ी उपलब्धि मिले, इन द लॉन्ग रन, क्योंकि क्रेडिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, इमेज एक ऐसी चीज़ है, जितना आपकी इंडिविजुअल इंटीग्रिटी कितनी है यही लोग देखते हैं। कौन राइटर है, कौन लिखता है, कौन किस सब्जेक्ट के ऊपर बोलता है, जो रीडर है, व्यूअर है, एट द एंड ऑफ द डे वही जज करता है कि ये आदमी सही है या नहीं। करेक्ट। और इसीलिए शायद बहुत ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने जो अभी मेन स्ट्रीम से जुड़े नहीं हो, लेकिन उसका सम्मान इंटैक्ट है। तो आपको मीडिया लिटरेसी की आप ट्रेनर हैं, और आप ट्रेनिंग भी बहुत सारे ले चुके हैं। तो व्हेन यू टेक मीडिया लिटरेसी ट्रेनिंग्स, तो एक जो आम चीज़ है फेक न्यूज़ का जो अवेयरनेस है, वो कितना है लोगों में, और आप क्या बताते हो जब आप ट्रेनिंग्स में जाते हो? फेक न्यूज़, क्योंकि ये जो फेक न्यूज़ वाला मामला है, ये अगर देखा जाए तो 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। 10 साल का ट्रेंड है, एकदम नया ही हम बोल सकते हैं। और साथ ही साथ हर दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, एआई, डीप फेक जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके वजह से और ज़्यादा एनहेंस्ड और नए नए तरीके से फेक न्यूज़ नए नए फॉर्मेट्स में निकल के आ रही है, जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समझना, जांच करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यही रोल मीडिया एडुकेटर्स, फिर जर्नलिस्ट, फैक्ट चेकर्स, इनकी एक अहम भूमिका है। Correct. क्योंकि कोई भी मीडिया हाउस कोई भी खबर अगर चला है, उसकी जांच पड़ताल, उसकी फैक्ट चेक अगर करते हुए उसको खबर को चला है, तो वो अपने हिसाब से अपना एक खुद की भी क्रेडिबिलिटी लाता है, न्यूज़ भी सही न्यूज़ लोगों तक पहुंचाता है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने सारे जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी, उनका भी। करेक्ट। तो जर्नलिज्म का तो फैक्ट चेकिंग एक प्रोसेस है, तो उससे तो कोई अछूता नहीं रहा है एज अ जर्नलिस्ट कि आपको फैक्ट चेक और वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वो सिखाया भी जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोविड के बाद ये जो छोटे छोटे पोर्टल्स आ गए हैं, बिकॉज पहले क्या होता था कि मेन स्ट्रीम, चाहे अखबार में हो चाहे ब्रॉडकास्ट में हो, कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते थे, लेकिन आज वो स्थिति है नहीं। और कोविड के बाद जो है बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स आ गए हैं, ठीक है, तो हम भी शुरू किया है, हमने भी शुरू किया है पोर्टल्स, और छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, जैसे पत्रकार, और बहुत सारे पत्रकार की नौकरी भी गई है इनफैक्ट, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया से निकल के अपना कुछ स्टार्ट किए। क्या आपको लगता है कि उसका भी एक कारण है कि इन्फॉर्मेशन का बहुत ओवरलोड हो गया, और हम लोग वही इन्फोडेमिक में कहीं ना कहीं जी रहे हैं, और बहुत वो जो सच और झूठ का लाइन है वो कहीं धूमिल होता जा रहा है? बिल्कुल। कुछ दिन पहले तक हम लोग जैसे बोलते थे कि कंटेंट इज किंग, आज के ज़माने में अगर 1-2 साल में ये ट्रेंड बदला है कि कंटेंट इज पॉल्यूशन। अगर देखा जाए तो 7,600 ट्वीट्स एक सेकंड में हो रही है, हजारों घंटे का यूट्यूब अपलोड हो रहा है, हजार लोग व्हाट्सएप के जरिए, हजार लाखों लोग दुनिया भर में व्हाट्सएप के जरिए अपना कम्युनिकेशन कन्वे करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन या फिर कंटेंट का ओवरलोड है। और रॉयटर्स की रिसेंट रिपोर्ट ये बताती है कि लोग उब गए हैं न्यूज़ फैटिग एक टर्म इवॉल्व हुआ है, जो लोग न्यूज़ से धीरे धीरे हटना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है
न्यूज़ के ऊपर क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं लूज हो रही है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग है न्यूज़ के ऊपर। तो ये मुझे जो लगता है कि सोशल मीडिया में, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट शुरू कर दिया विदाउट एनी एक्सपीरियंस, क्योंकि सोशल मीडिया और न्यूज़, कन्वेंशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में यही बेसिक डिफरेंस है। क्योंकि सोशल मीडिया में एवरीवन इज अ पब्लिशर, और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक जब न्यूज़ आता है उसको चेक किया जाता है, प्रोसेस रहता है, सब एडिटर, एडिटर, असिस्टेंट एडिटर एंड देन फाइनल एडिटर इन चीफ अप्रूव जब करे तभी स्टोरी पब्लिश होती है या ऑन एयर होती है। There's a lot of responsibility involved. सेकेंडली हर स्टेप में गेट कीपिंग है, बट इन सोशल मीडिया एवरीवन इज अ पब्लिशर, देयर इज नो गेट कीपिंग, कोई गेट कीपिंग नहीं है। कभी ऑथोरिटेटिव सोर्सेस को कोट नहीं किया जाता है, जबकि न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में हम दोनों पक्ष की बातें रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया में होता नहीं। किसी को कोई आग लगता हुआ वीडियो उसने वहां पोस्ट कर दिया और डिफरेंट नैरेटिव के साथ पोस्ट कर दिया, उसकी वजह से कम्युनल राइट्स हो गए। करेक्ट। इस तरह के इंसिडेंट्स में लाखों लोग, मतलब लाखों नहीं, देश में, हमारे भारत में ऐसी भी इंसिडेंट हुई है कि चाइल्ड लिफ्टिंग की एक पुरानी वीडियो, पाकिस्तान की वीडियो यहाँ पे वायरल हुई, और वो अवेयरनेस वीडियो थी, और यहाँ पे इतना वायरल हुआ कि लगभग 70 लोगों ने उस वीडियो के वजह से जाने गंवाई। तो ये सारी चीजें हैं। ये कैसे होती है? क्योंकि कोई अननोन आदमी है, उसने पोस्ट कर दिया, कब किया, कैसे किया, कहाँ वायरल हो रहा है, और वो वीडियो अभी तक हटा नहीं यूट्यूब या फिर फेसबुक से। वो अभी भी है? अच्छा, हर दिन निकलता है। ओके। आज इस कोने में निकला, झारखंड में भी इंसिडेंट है, नॉर्थ ईस्ट में भी इंसिडेंट है चाइल्ड लिफ्टिंग के, वही सेम वीडियो सर्कुलेट होता है। तो ये बातें हैं, ये दिक्कतें हैं, क्योंकि ट्रेंड बिल्कुल नया है। मुझे लगता है इसके लिए भी सोल्यूशन जल्दी ही आने वाला है। बहुत, जैसे फैक्ट चेकर्स काम कर रहे हैं, फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे हैं देश में, जो इकोसिस्टम एक धीरे धीरे डेवलप हुआ है। लोगों को अभी पता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास आए तो उसको फैक्ट चेकिंग करने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। ये एक आइडिया डेवलप हुआ है, और बहुत तकनीकी तौर पर और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और होगी, और मुझे बातें जो हो भी रही है। तो आपने बोला कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में है और फैक्ट चेकिंग होता नहीं है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, और लोग वायरल भी करते हैं। अभी हाल ही में एक रील बहुत वायरल हो रहा है व्हाट्सएप में कि असदुद्दीन ओवैसी शिवतांडव स्तोत्रम बोल रहे हैं, वो डीप फेक वीडियो है। लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ, जो अपलोड करते हैं, जो भी ये कंटेंट क्रिएटर्स जो फेक वीडियोस अपलोड करते हैं, वो क्यों करते हैं? इज़ इट ओनली टू गो वायरल, और कि कुछ दिखा के ऐसा दिखा दो जो लोगों को एकदम अद्भुत लगे और वो वायरल हो जाए? सो व्हाट आर द रीजंस कि ये फेक न्यूज़ और ये डीप फेक अपलोड होता है? मोटिव्स, बहुत तरीके के मोटिव्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मोटिव्स है, पॉलिटिकल मोटिव्स तो हमेशा से ही रहा है, कम्युनल मोटिव्स भी रहा है। इनफैक्ट कोविड के समय हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज ग्लोबली, उन लोगों की एक लॉबी चली कि पर्टिकुलर एक मेडिसिन को पुश करने की। Correct. तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंचा। तो अच्छा, ये लॉबी जो चली, क्योंकि आप कोविड की बात कर रहे हैं, लॉबी जो चली, वाज इट आल्सो बैक्ड बाय द गवर्नमेंट? बिकॉज कोविड में तो प्रोटोकॉल था कि ये ट्रीटमेंट देना है। सो हाउ डू यू सी इट एज अ फैक्ट? देखिए, कभी कभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ग्लोबली अगर बात करें तो इतने पावरफुल होते हैं कि ये भी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं। करेक्ट। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो इस तरह के फार्मास्यूटिकल कंपनीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये था कि जो भी डिक्लेयर होगा WHO के जरिए, इन कंपनियों का वैक्सीन ही लिया जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे इस तरह के घटनाएं हैं जहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अपनी बातों को, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत सारा फेक न्यूज़ पुश किया सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के अंदर एक नैरेटिव जगाने के लिए और विश्वास जगाने के लिए कि इसी मेडिसिन से ठीक हो सकता है। बहुतों ने दिखाया कि वैक्सीन नहीं, कुछ पी के भी ठीक हो सकता है। तो बहुत चले। तो इस तरह के लॉबी रहते हैं। तो लॉबीज, मोटिव्स अगर देखा जाए तो मोटिव्स बहुत तरीके के मोटिव्स है। पॉलिटिकल मोटिव्स है। इलेक्शन के समय आप देखिए, चाहे वो एक छोटा सा कॉरपोरेशन या फिर म्युनिसिपल पंचायत लेवल के इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो या फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, सभी इलेक्शन में अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी, कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी फेक न्यूज़ का रिजोर्ट लेते हैं। ये पिछले 5-7 सालों का ट्रेंड हम जो देख रहे हैं, सभी लेते हैं इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट
द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए वोटर, कि आप जाने वोट देने जा रहे, कल तक तय था कि मैं इस पार्टी को दूंगा, वोट देने जा रहे तो आपने एक वीडियो देख लिया, उसके बेसिस पे आपका मन बदल गया। ऐसा भी हुआ है। अगर देखा जाए तो यूएस जैसा पावरफुल इलेक्शन जहाँ डोनाल्ड ट्रंप की जीत, ये भी माना जाता है कि फेक न्यूज की वजह से ही एक एस्टेब्लिशिंग फैक्ट है अभी जो उजागर होके आ रही है। करेक्ट। तो आप अभी पॉलिटिकल मोटिव्स की बात आपने की, तो क्या आपको लगता है, बिकॉज आई थिंक यू हैव सीन इट वेरी क्लोजली, तो आजकल तो पॉलिटिकल पार्टीज के भी जो आईटी सेल होते हैं एंड दे रैम्पेंटली शेयर फेक न्यूज अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए। सो हाउ डू यू सी इट एंड व्हाई देयर आर नो गाइडलाइंस व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि कुछ तो बहुत धड़ल्ले से फेक न्यूज शेयर करती है। सो कहाँ, मतलब सरकार की क्या रोल होनी चाहिए यहाँ पे? यही विडम्बना है, क्योंकि सरकार ऐसी कानून नहीं लाना चाहेगी जहाँ पे उनके आईटी सेल्स को भी रोकना पड़े। हाँ। तो ये भी आप अगर देखा जाए तो एक आयरनी है कि देखिए अभी यही ट्रेंड है सोशल मीडिया में। अगर देखा जाए तो देश में 70% to 80% लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो इन्फॉर्मेशन है, डे टू डे इन्फॉर्मेशन ग्रहण करती है। और इसी माध्यम के जरिए आपने देखा हो कि जो कन्वेंशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस है, जो वेरीफाइड न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने भी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही लोगों के पास रीच आउट करती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इस माध्यम का यूज करती है। ट्रोल आर्मी या फिर आईटी सेल जो भी बात करती है, ये रियलिटी है। मेन्ड बाय फौज जो आर्मी रहती है, जो पुश करती है एक डिफरेंट नैरेटिव को। लेकिन इस वजह से एक तरह से हम वही जो मैंने बताया शुरुआत में कि कानून सख्त कानून लाने वाली है सरकार, बात कर रही है कि फेक न्यूज या फिर मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन को लेके बहुत स्ट्रिक्ट कानून लाने जा रही है। इनफैक्ट अभी तक अगर देखा जाए तो ऑनलाइन जो पोर्टल्स है उनको मान्यता नहीं दी है। इसके ऊपर भी बहुत चर्चाएं होती रहती, टाइम टू टाइम बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के बीच बातचीत हो रही है कि इनको मान्यता दी जाए। आया भी था कि सरकार हर जो सरकारी इंफॉर्मेशन है वो रेगुलेट करेगी। डू यू थिंक इट्स ओके? आई मीन बहुत जनों ने आपत्ति भी जताई है। अब बिल्कुल ओके नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाएगी, वो भी एक बात है। लेकिन जैसे कि आप देखें कि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होगी तो फिर दूरदर्शन, ये नहीं कहूंगा कि दूरदर्शन गवर्नमेंट चलाती है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स की रीच के लिए ही चलाती है, लेकिन इसके बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी होती है, उनका नैरेटिव कहीं ना कहीं निकल के ही आता है। Correct. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रोकथाम होनी चाहिए, लेकिन कानून लाएगा कौन? लॉ मेकर से लाएंगे। करेक्ट। तो वो उनका विल कितना ज्यादा है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपको क्या लगता है उनका विल कितना ज्यादा है? होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलर सेंटिमेंट अगर ये कहे कि रोक लाने पड़ेगी, कोई भी सरकार हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार अपने हिसाब से नहीं चल सकती। डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, या लोगों के हिसाब से ही चलना होगा। तो कभी ना कभी मानना तो पड़ेगा और जल्दी मानना पड़ेगा। करेक्ट। लोगों की हम बात कर रहे हैं तो आप तो गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव के ट्रेनर हैं, आप फैक्टशाला के भी ट्रेनर हैं। तो जब आप कम्युनिटीज़ में जाते हैं ट्रेन करने, लोगों का कितना अवेयरनेस है कि लोग कितने इंटरेस्ट से इसको सुनते हैं, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक एज अ ट्रेनर ऑफ फैक्ट चेकिंग एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी? देखिए मैं डिफरेंट ऑडियंस के पास पहुंचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं रहता हूँ कोलकाता में, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि शहर के लोगों तक पहुंचूं, क्योंकि जो फैक्टशाला का प्रोग्राम है वो कम्युनिटी लेवल में है। तो कोशिश करता हूँ उन लोगों को जोड़ने जिनके पास ये जानकारी नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, फैक्ट चेकिंग के बारे में जिनको पता नहीं है। तो मैंने कुछ ट्रेनिंग ऐसे कंडक्ट किए, जैसे कि इंडो चाइना बॉर्डर में तवांग के लोगों के लिए मैंने एक कम्युनिटी, मोनपा कम्युनिटी है, जो जिनके पास चाइना से रिलेटेड बहुत सारे र्यूमर्स वीडियोस आते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। इंस्पाइट ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत डिस्टर्ब होने के बावजूद भी इन लोगों ने कनेक्ट किया। लगभग 30 से 40 लोगों ने, विलेज हेड्स ने ये ट्रेनिंग इन लोगों ने अटेंड किया। सेकेंडली सेक्स वर्कर्स, अगर बताया जाए, सोनागाछी जो एशिया का लार्जेस्ट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, 7000 से 8000 सेक्स वर्कर्स वहां रहते हैं। उनके पास जो पे पहुंचा तो उनका कहना, उनके तरफ से और भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बातचीत के जरिए निकल के आई कि उनके साथ बहुत ज्यादा इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं कि लोग पैसा देंगे करके देते नहीं है, फिर एक्सप्लॉइटेड एक तरह से। तो
ऐसे लोगों में से भी मैंने देखा कि सेक्स वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। फैक्ट चेकिंग तो हम लोग बताते हैं कि फैक्ट चेकिंग इज अ 21st सेंचुरी स्किल। हम अभी डिजिटल एज में रह रहे हैं। डिजिटल एज में हर एक व्यक्ति को फैक्ट चेकिंग जैसी स्किल आनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि पार्टिसिपेशन भी लोगों के अंदर, क्योंकि अवेयरनेस है, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, इसलिए इस वजह से लोग पार्टिसिपेट भी करना चाहती है इस तरह के ट्रेनिंग्स में, और जानकारी से अपने आप को सही जगह से इन्फॉर्म्ड रहना और खुद को, क्योंकि इंफॉर्मेशन एम्पावर्स, हमको पता है, तो लोग सही जगह से सही इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और फैक्ट चेकिंग को भी सीखना चाहते हैं। अच्छा, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि मीडिया लिटरेसी जैसे साइबर फ्रॉड वगैरह, तो बहुत लोगों को जानने की इच्छा रहती है कि भैया, क्योंकि पैसे वहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं कि पैसे ना चले जाए, तो हमें सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। बट जहाँ, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मीडिया लिटरेसी का, तो इसमें आपको क्या लगता है जो लोग अटेंड करते हैं, तो साइबर फ्रॉड तक तो ठीक है, लेकिन ये जो सोच वाली बात है, जो क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करने की बात है, ये ट्रेनिंग होने के बाद लोग कितना आगे ले जाते हैं इस चीज़ को? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि ट्रेनिंग हुई और ख़त्म हो गया सब कुछ, वो तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हर रोज़ व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, वीडियोस आते हैं, तो वो आपको कोई इम्पैक्ट उसका मिलता है बाद में कि हम ये कर रहे हैं, कि इसको आगे बढ़ा रहे हैं, बेसिकली एम्बेसडर्स क्रिएट करते हैं क्या? अगर फेकशाला की बात करें तो फेकशाला में टूल्स एंड टेक्निक्स से ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग पर ही हम जोर देते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल उनके साथ शेयर करते हैं जो हर दिन उनके साथ होती है, जैसे कि बैंक फ्रॉड हुआ, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का SMS आया, तो इस तरह के एग्जाम्पल हम साइट करते हैं, ताकि उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई अलग से टूल्स या टेक्निक्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं, आपको अपना दिमाग यूज करने की जरूरत है। जब भी कोई मैसेज आए कि जल्दी से जल्दी आप अपना इलेक्ट्रिक बिल भरिए या फिर आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन कट जाएगा, तो वहाँ सबसे पहला काम है क्रिटिकल थिंकिंग करने की वजह से कि आप पैनिक मत होइए। सबसे पहले आप देखिए आपके अंदर क्या रिएक्शन, आपके अंदर कोई वीडियो देखता हुआ, आग की वीडियो देखते हुए, दो कम्युनिटी के बीच झड़प देखते हुए, लड़ाई देखते हुए कि आपका भी खून खोल रहा है, आपके अंदर इमोशनल कुछ डिस्टर्बेंस हो रहे हैं कि नहीं, सबसे पहला चीज तो वो है। कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने तरफ झांकिए। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि आप पहले शेयर मत कीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन, और फिर देखिए उस मैसेज को, ध्यानपूर्वक उसको पढ़िए कि जो आपको मैसेज भेज रहा है उसको आप क्या पहचानते हैं, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का है या फिर आपके बैंक का नंबर है, या फिर आपका बैंक आपके पास ही है, तो आप वहाँ पहुंचिए खुद और वहाँ खुद से जानकारी लीजिए कि आपने क्या मेरा अकाउंट क्लोज कर दिया या फिर आपने इस तरह का मैसेज भेजा है मुझे। तो इस तरह से हम समझाने की तो कोशिश करते हैं ज्यादातर लोगों को। फेकशाला के जरिए जब भी कम्युनिटी लेवल ट्रेनिंग करते हैं, उनकी भाषा में, उनके एग्जाम्पल में, सिंपल वे में, और इसके बाद हम लोग उनके साथ 1.5 घंटा ट्रेनिंग के बाद उनके साथ बातचीत करते हैं, ताकि समझने की कोशिश करते हैं और क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से ये लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। फीडबैक उसके बाद मेरे पास जो भी होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने इस तरह के ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करवाए थे फेकशाला, उनके साथ मैं टच में रहता हूँ। कभी भी कुछ भी फीडबैक चाहिए होता है तो बातचीत में उनसे ये जो पता चलता है कि बहुत अच्छा रहा ट्रेनिंग और लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको हर 6 महीने या 1 साल में और एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ताकि फिर से अपने आप को रिमाइंड क्योंकि एक बार करके लोग हो सकता है भूल जाए, हो सकता है भूल जाए, पहली बार रजिस्टर ना हो, लेकिन ये मांग रहती है हमेशा। तो लोगों की हम बात करें क्रिटिकल थिंकिंग की, तो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक जो सवाल है, लोग इजीली झूठ पर क्यों विश्वास करते हैं? झूठ को अगर उस तरह से पेश किया जाए कि वो झूठ सच लगने लगे, तो कोई भी, हम आप भी उस फार्म में पड़ सकते हैं। डोपामाइन हिट होता है कि बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं लोग शेयर करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अगर देखा जाए साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, हम लोग फुल ऑफ इमोशंस है। अगर इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, तो हम ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। तो ये फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो उसी जगह पे जो क्रिएट करते हैं फेक न्यूज या फिर मिस इन्फॉर्मेशन, उसी जगह को हिट करता है। जो आपके सेंसिटिव एरिया होता है, आपके फीलिंग्स जहाँ जुड़े होते हैं, आपके रिलीजियस थिंकिंग क्या है, आपका पॉलिटिकल व्यूज क्या है, उसी जगह आपको जब हिट किया जाता है तभी आप ट्रिगर्ड होते हैं। तो उनका मोटिव ही ये है,
लेकिन हम लोग भी कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी पढ़ा नहीं, मैं भी पढ़ा हूँ फेक न्यूज के ऑफ कोर्स वी आर ऑल ह्यूमंस। तो इंफॉर्मेशन, जो मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन का जो अंतर है वो थोड़ा हमें बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि ये बहुत जब भी ट्रेनिंग होती है आपको भी पता है कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, दोनों को बोलते हैं कि अच्छा गलत सूचना है, बिकॉज दैट इज द कॉमन थिंग दैट कम्स टू देयर माइंड। तो मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, डिस इन्फॉर्मेशन क्या है? देखिए, फेक न्यूज जो हम लोग बार बार फेक न्यूज बात कर रहे हैं, न्यूज कभी फेक नहीं होता। हम आप दोनों ही जर्नलिस्ट पत्रकार हैं, तो हमको पता है कि न्यूज का मतलब ही है लोगों को एम्पावर करना, लोगों तक सूचना पहुंचाना। सूचना से हम उनको एम्पावर करते हैं, सशक्त करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको कमजोर बनाए तो वो गलत रूप से उसको हम लोग फेक न्यूज नहीं कहते। फेक न्यूज को समझने के लिए हमको मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन समझना होता है। मिस इन्फॉर्मेशन का अर्थ है जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं, जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो शेयर किया जा रहा है, लेकिन जो आदमी शेयर कर रहा है उनको पता नहीं है कि ये गलत है। लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन में वही गलत इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है, लेकिन जो आदमी शेयर कर रहा है उसको पता है ये गलत है, वो इंटेंशनली करता है। तो हम मिस इन्फॉर्मेशन के अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो हम अपने घर में ही देखते हैं। हमारे पेरेंट्स हो, हमारे बुजुर्ग जो रिलेटिव्स है, हमारे बड़े भाई, छोटे बहन, कोई भी जो हमारा तो ग्रुप रहता है, फैमिली ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स रहते हैं, उसमें शेयर करते रहते हैं। ये किसी बाबा ने ये भेजा है, किसी ने भेजा है, ये सच है। लेकिन उनके वो जो शेयर करते हैं उसके पीछे उनको इंटेंशन नहीं है, वो हमको हार्म नहीं करना चाहते। कोई सैटारिकल वीडियो आया तो वो शेयर कर दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड डिस इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें, वहाँ एज ए ऑर्गेनाइजेशन आपको हिट किया जाता है, पर्टिकुलरली विद एन इंटेंशन। जब कोई इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है उसको डिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ज्यादातर एग्जाम्पल हम पॉलिटिकल डिसइंफॉर्मेशन देखते हैं। इलेक्शन के समय की पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल कैंडिडेट है उसको मेलाइन करने के लिए हो सकता है कि इस तरह के कंटेंट क्रिएट किया जाता है और उसको शेयर किया जाता है इंटेंशनली विद पर्टिकुलर मोटिव कि इतने लोगों के पास पहुंचे और लोगों को हार्म करे। इसलिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोगों को समझना, मतलब ये फेक है, ये गलत है, ये किस तरह से आप देखो उसे विश्वास मत करो। विश्वास बिल्कुल नहीं करना। विश्वास करने से पहले 3-4 चीजें दिमाग में रखना चाहिए। एक तो है कि कौन हमको शेयर कर रहा है, हु इज द सोर्स, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स, क्रेडिबिलिटी ऑफ एनी इंफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स। अगर सोर्स सही है तो इंफॉर्मेशन सही है। तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो तथ्य है या फिर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, ये कौन भेज रहा है। कोई गवर्नमेंट भेज रहा है, कोई अथॉरिटी भेज रहा है, इलेक्शन कमीशन भेज रहा है, या फिर जिस तरह से हम लोगों ने कोविड के समय देखा था कि WHO की जो भी गाइडलाइंस आ रहे थे हम उनको मान रहे थे। ICMR, अगर इंडिया के एग्जांपल अगर ले तो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की जो इंफॉर्मेशन आती थी, क्योंकि हर घंटे ये लोग अपने वेबसाइट्स को अपडेट करते थे ताकि हर आदमी कोविड से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहे तो ICMR के वेबसाइट्स में जाकर चेक करें। तो सोर्स क्रेडिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। करेक्ट। और एक चीज़ होता है मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन के अलावा वो है मैल इन्फॉर्मेशन। अभी मणिपुर की वीडियो बहुत वायरल हो गई है। आई गेस दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैल इन्फॉर्मेशन, कि सच तो है लेकिन एक इंटेंशन से उसको शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे जो वीडियोज़ आती है बहुत विचलित कर देने वाली, तो लोग आगे शेयर तो कर देते शायद ये सोच के कि भाई सबको देखना चाहिए, बट हाउ करेक्ट और राइट इट इज़ टू शेयर सच वीडियोज़। और ये तो अभी तो वायरल हो चुका है, हालांकि घटना कुछ 1-2 महीने पहले की है, लेकिन अभी जो शेयर होने लगता है कि एंड इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू शेयर। तो ये जो मंशा होती है लोगों की कि ऐसे करके किसी के साथ बर्ताव करे, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करे, और उसका वीडियो भी कोई बनाता है, और जो क्राइम हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो वीडियो बना के वायरल करने वाली बात है, ये साइकोलॉजी कैसे रोका जाए और क्या करना चाहिए इस पे? देखिए, साइकोलॉजी अगर मणिपुर की बात करें तो ये 2 कम्युनिटी के बीच था, तो वहाँ की अगर इतिहास की बात करें तो इस तरह से होता है, लेकिन ये होता है इसका मतलब अभी भी हो ऐसा तो नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। और इसमें मुझे जो लगता है कि ये जो साइकोलॉजी है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी शिक्षित या फिर कोई भी वाइज आदमी इस तरह के डिसीजंस
करेक्ट नहीं सिविलाइज्ड अगर हम कहें, अगर कड़ी इज भाषा इट में। ओनली टू बिलिटल देम कि ये वीडियो बना के, मतलब एक होता है ना वर्चस्व की बिल्कुल एक बात बिल्कुल, है। इसी वजह से ये किया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं या फिर उन्नत एक देश के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों की भी आप मानसिक तौर से कितना डेवलप्ड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि दो तरीके के डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और अपनी मानसिक मेंटल डेवलपमेंट। क्योंकि आपने ब्रिज बना दिया, बड़े रास्ते बना दिया, लेकिन लोगों की मानसिकता ही नहीं बदली, तो फिर वो डेवलपमेंट कोई मायने नहीं। तो ये अगर देखा जाए तो ये हमको बहुत स्टोन एज तक ले जाने वाली बात होती है, जहाँ पे लोग इस तरह से लोग अपने एनिमी या फिर रिवेंज की बातें करते थे, और ये इस तरह से आई और ये बहुत ज्यादा सामने आया। और मुझे लगता है कि इसमें जो टेक कंपनी से या फिर सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ ये वायरल होती है, उनको बहुत स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस रखने चाहिए। इस तरह के वीडियोस तो अपलोड ही नहीं होना चाहिए, नंबर 1। अगर गलती से अपलोड भी हो गए, उसका इतना वायरल होना, क्योंकि वो और ज्यादा केओस कर देता है सोसाइटी को। और ये भी अगर देखा जाए, ये जो वीडियो है, ये भी वीडियो का भी लिंक जो अभी निकल के आ रहा है, इसका भी एक किसी पुराने एक फेक वीडियो की वजह से हुआ था। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वीडियो करके उन्होंने पुराना वीडियो, वो भी बर्मा या फिर म्यांमार की वीडियो थी। म्यांमार की वीडियोस बहुत वायरल होती है यहाँ का करके, क्योंकि जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट में लोग मान लेते हैं कि ये, तो वहाँ पे कुछ इस तरह के ये वीडियो शेयर हुआ था कि ये कम्युनिटी की महिलाओं के साथ ऐसा हुआ। तो मणिपुर में क्या हुआ, वो दूसरे कम्युनिटी ने आके अलग कम्युनिटी के महिलाओं को उठा रिवेंज के तौर पे किया। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं तो फेक न्यूज का बहुत बड़ा रोल है मणिपुर वायलेंस में भी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टेक कंपनीज जयदीप, एंड यू नो व्हाट ट्विटर हैज डन। ये जो हम लोग बोलते थे कि ब्लू टिक, हाँ ये वो, तो अभी क्या लोगों को बताया जाए कि टिक पे भरोसा करे या करे कि नहीं करे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बिकॉज यू पे समवॉट 900 रुपीज आई गेस पर मंथ, और आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। तो वो पहले उपलब्धि होती थी कि आपके पास ब्लू टिक है, एक थप्पा लग जाता था। बट आज वो अगेन लाइन जो है बहुत शेकी हो गया है। तो इवन टेक कंपनीज को क्या ध्यान रखना चाहिए। और ट्विटर का भी अगर बात करें तो कैसे भरोसा करें ट्विटर पे कुछ भी, क्योंकि फेक न्यूज़ ट्विटर पर भी अच्छा खासा, इनफैक्ट वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ फेक न्यूज़ फैलता है। What should they do? What do you think as a fact checker? वेरीफाइड हो या फिर अनवेरीफाइड हो, जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, पहले हम लोग मान लेते थे क्योंकि ब्लू टिक है, वेरीफाइड है, तो ये सोर्स सही है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने उस समय भी देखा बहुत सारे वेरीफाइड हैंडल से भी मिस इन्फॉर्मेशन निकला है। अगर देखा जाए तो तारिक फतेह की बहुत सारे सेंसिटिव वीडियोस, पोस्ट हमेशा फेक न्यूज के ऊपर ही रहती थी। इस तरह से वेरीफाइड हैंडल के जरिए भी फेक न्यूज फैलता है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, आम जनता के रूप में, नॉट एज ए जर्नलिस्ट, मुझे लगता है कि वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पे मत जाए। आप अपने हिसाब से एनालिसिस करें, सोर्स चेक करें और इसके बाद ही ग्रहण करें। क्योंकि टेक कंपनीज अपनी पॉलिसीज बदलते रहेगी। कल पता चला कि ट्विटर ही हट गया। हाँ, तो हम तो इस्तेमाल हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे और ज्यादा होंगे। एआई के जमाने में शायद हम ज्यादा होंगे। तो इतना ज़्यादा केओस में फाइनली गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होना चाहिए? बिकॉज अभी तो बहुत हो रहा था कि गाइडलाइंस आने वाला है, बट अभी तक आया नहीं है। सो एज फैक्ट चेकर्स, व्हाट डू यू थिंक कि पॉलिसी में क्या होना चाहिए? अब ऐसा नहीं हो कि सरकार अपने ही साथ कुछ शक्ति लेके बैठ जाए। तो इन अ डेमोक्रेटिक वे, हाउ टू कॉम्बैट फेक न्यूज़। और एक मैं बात कहूँगी कि कोई लॉ तो है नहीं अभी, जो भी फेक न्यूज़ के लॉज होते हैं वो IT एक्ट के अंदर आते हैं। तो should there be laws, because very few countries have laws against fake news? So what do you think the government stand should be? देखिए, इसके ऊपर तो काम चल रहा है। ये तो बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि फेक न्यूज़ के ऊपर कार्रवाई के लिए काम चल रहा है, लॉ आने वाला है। इनफैक्ट जो वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मुझे जो लगता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक मापदंड तय कर सकती है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक्रेडिटेड न्यूज़पेपर अगर हो तो उसका RNI रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही बात करे, किसी भी हिसाब से हो, लेकिन वो अगर सर्टेन गाइडलाइंस फॉलो करे तो उसको RNI मिलेगा। उसके बेसिस पे उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। उसी हिसाब से वेबसाइट्स को भी ऑपरेट करने दिया जाना चाहिए। सबको अधिकार है एक गणतंत्र में अपनी बातें रखने की।
और अगर देखा जाए तो एग्रेसिवली अगर कोई काम कर रहा है तो ये वेबसाइट्स या फिर ऑनलाइन पोर्टल ही कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार हो या फिर लोगों की बात रखने में अहम भूमिका निभाती है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म अभी कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल। करेक्ट। तो उस जगह से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी इस तरह के गाइडलाइंस दे दिया जाना चाहिए कि कौन इस तरह के वेबसाइट्स चलाते हैं, उनके क्रेडिबिलिटी, उनका जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनको मिलना चाहिए चलाने का अधिकार। और क्योंकि जो लोगों का एक लंबा तजुर्बा या फिर एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में क्रेडिबिलिटी के ऊपर, वही अच्छे से न्यूज़ चला सकते हैं। तो वो कहीं भी हो, पोर्टल चलाए या फिर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन चलाए, तो मापदंड तय कर देना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया के युग में अगर देखा जाए तो कोई भी पोर्टल खोल सकता है, कोई भी यूट्यूब चैनल चला के वायरल हो सकता है, फॉलोअर्स सब्सक्राइबर गेन कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सही इंफॉर्मेशन दे रहा। तो जो चला रहा है या फिर जिसके नाम से वो अकाउंट खुल रहा है उसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। वो उसके बेसिस पे ही उनको परमिट किया जाना चाहिए कि आप लाइसेंस टाइप हो। इस तरह से। तो लास्ट मैसेज ऑन फॉर पीपल, व्हाट शुड दे डू व्हेन इट कम्स टू एनी इंफॉर्मेशन? सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आए तो आप सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन वेरीफाई कीजिए, तुरंत ही उसको कंज्यूम मत कीजिए। या फिर सबसे पहला एक्शन ये नहीं होगा कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने बंधुओं को शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें। पहले तो है कि आप अपने हिसाब से चेक कीजिए। पहले अपने आप को पूछिए वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज रियल और नॉट। जो हम इसके ऊपर फॉर्मूला बोलते हैं, रियल करके हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं, REAL। रियल मीन्स पहले अपने आप को पूछिए वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज रियल और नॉट। फिर पूछिए एविडेंस क्या है, अगर सही है, मुझे सही लगता है, तो उसके पीछे क्या तथ्य है जिसके बेसिस पे मैं उसको मानूं। एड इट ऑल अप। आपके जो इंफॉर्मेशन है, आसपास के जो इंफॉर्मेशन है उसको देखे। आपके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हाँ साइंटिफिकली ये अगर है तो आप मान सकते हैं तो ठीक है। फिर लास्ट है L, लुक अराउंड। आसपास देखिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन है जो बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है तो जरूर कोई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन या फिर वेरीफाइड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन या फिर नामी कन्वेंशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन इस खबर को चला रही होगी, तो उसको भी आप देखें। तो ये चेक करने के बाद ही तय करें कि ये इंफॉर्मेशन सही है, गलत है, इसके बाद इसको आगे बढ़ाइए। इससे पहले बिल्कुल ना बढ़ाएं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई एक्शन ना ले, ठीक से ध्यान पूर्वक उस इंफॉर्मेशन को पढ़िए। पहले देखिए कि आपके अंदर क्या इमोशंस आ रही है। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको मजाक, खुशी हो रही है, आपको डर आ रहा है, आपको पैनिक हो रहा है, वो देखिए। और सोर्स, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सोर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन की विश्वसनीयता उसके सोर्स की विश्वसनीयता से बहुत ज्यादा जुड़ी होती है। Credibility of the information depends upon the credibility of the source. करेक्ट। थैंक यू जयदीप। और हमने आज सुना जयदीप से कि कैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आता है, चाहे व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, पहले उसको जांच ले, पहले उसकी अथॉरिटी चेक करे, किसने भेजा है, सोर्स कौन है, और फिर देख ले कि आपके अंदर वो क्या इमोशंस जगा रहे हैं। थोड़ा गूगल में जाके पढ़ लीजिए, थोड़ा सर्च कर लीजिए, क्योंकि आज तो सेकंड्स में सर्च होते हैं। तो सारा कुछ देख के, थोड़ा अपने आसपास देख के, दूसरे सोर्सेज क्या कह रहे हैं, और तभी उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। और एक्शन लेने से पहले 10 बार पहले अपने आप सोच ले कि ये शेयर करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो थैंक यू जयदीप दा फॉर द कॉन्वर्सेशन टुडे इन TVC गपशप, एंड थैंक यू। जय हिंद।